चलो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था जिसमें अलग अलग लेंथ दिया हुआ है। सबसे ऊपर वाले का L1 है, उसके बाद ये थोड़ा सा लेंथ डिफरेंट है, L2 है, इधर वाले का लेंथ L3 है, और ये विड्थ देख रहे हो B दिख रहा है, प्लेट का विड्थ B दिख रहा है। तो ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंगली अब हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो देखो भाई क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ सकते हैं कि वी कैन डिवाइड द प्लेट इन 3 पार्ट्स। L1 लेंथ, L2 लेंथ, ऐसे करके हमने कट कर दिया। L1 लेंथ, L2 लेंथ और L3 लेंथ। अब यहाँ पे 3 कैपेसिटर बन करके तैयार हो जाएंगे, जो कि क्या है भाई, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जो कि क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि तीनों प्लेट तो एक ही के पार्ट बने हुए हैं, इसलिए तीनों इलेक्ट्रिकली एक है। उसके 3 पार्ट कर दिया हम लोगों ने अलग अलग लेंथ वाला, और तीनों को ज्वाइन कर लिया इलेक्ट्रिकली। तो ये हमारा अभी भी एक ही प्लेट है। जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ होगा, और वैसे ही ये भी। इट मीन्स द 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। अब ऐसे कंडीशन में C1 का एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे तो C1 का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा कितना भाई, तो एप्सिलॉन नॉट K1, मीडियम तो K1 है, एप्सिलॉन नॉट K1। एरिया कितना भाई, तो एरिया है L1 इंटू बी। एरिया है कितना, L1 इंटू बी, क्योंकि ये L1 और इधर है B। ये रेक्टेंगल है, L1 है, इधर का B है, तो रेक्टेंगुलर हमारा एरिया है। तो इस एरिया का वैल्यू हो जाएगा L1 इंटू बी। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब D का वैल्यू तो यहाँ D ही है, वो तो तीनों के लिए कॉमन है, ये है, ये C1 है। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट K2 और L2B अपॉन D। एंड सिमिलरली C3 क्या हो जाएगा भाई, युवराज बोलो। ये हो जाएगा। और C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि तीनों पैरेलल में हैं, ये तीनों पैरेलल में है भाई, तो वैसे ही काम करेंगे। C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे काम, और इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे। क्या है कॉमन भाई, तो एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D ये कॉमन है, और बाकी हमारा K1 L1 प्लस K2 L2 प्लस K3 L3 ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ये सब रेक्टेंगुलर प्लेट निकल आए, ये भी रेक्टेंगुलर प्लेट निकल आया भाई। इसका एरिया होगा कितना, तो ये विड्थ है इसका B और लेंथ है L2, तो B इंटू L2 इसका एरिया हो जाएगा। तो वैसे ही सबके एरिया निकले हैं भाई, सबके एरिया अपने अपने निकले हैं। L2 इंटू B एरिया, L3 इंटू B एरिया। बोलो क्लियर है यहाँ तक भुवनेश? चिराग क्लियर है? बताओ भाई। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको हटा रहा हूँ। रिया क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अतुल टाइम पे आया कर भाई, अतुल टाइम पे आया कर। अगर जब तक हमारा प्रीवियस कवर्ड नहीं है तब तक आगे समझ में नहीं आएगा। 2 लोग डायरेक्ट 2-4 क्लास एब्सेंट होकर के आएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 3 शुरू करूंगा, वो समझ में स्टार्टिंग से आएगा, प्रोवाइडेड कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल कम से कम पढ़ा हुआ हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, देखो अगर मान लो हमने ले लिया एक कैपेसिटर ऐसे, जिसमें कि इधर का मीडियम K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है, और इधर का मीडियम K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला है। एक तरफ K1 है, एक तरफ K2 है। 2 मीडियम इस तरह से हैं, और ये प्लेट तो जैसे होता है वो प्लेट है ही, प्लेट तो इस तरह से है। अब इसका इक्विवेलेंट निकालना है भाई। सेपरेशन इज टोटल D, टोटल सेपरेशन D है, जिसमें से इधर का सेपरेशन हमारा मान लो
L है, पहले वाले का सेपरेशन L है, K1 मीडियम वाले का L है। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से एक बार अटेम्प्ट कर लो भाई। अगर ये L है तो ये वाला ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? D माइनस L हो जाएगा। ये अगर L है तो ये वाला D माइनस L होगा। अब निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वही P है और मान लो M है। हमें निकालना है CPM, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने हैं बिटवीन P एंड M निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखो अगेन इसको एक प्लेट है ये पूरा, इस पूरे प्लेट में और इधर भी पूरा प्लेट है ये। इस बार तुम्हें क्या करना होगा, ध्यान से समझना। इस बार तुम्हें करना पड़ेगा कि एक बीच में जो इधर K1 मीडियम इधर K2 मीडियम है, एक तरफ K1 मीडियम है दूसरी तरफ K2 मीडियम है, तो समझो कि बीच में एक हम लोग डाल दें मेटेलिक शीट, बीच में एक डाल दिया जाए मेटेलिक शीट। कैसा मेटेलिक शीट? तो ऐसे मेटेलिक शीट, ऐसा मेटेलिक शीट डाल दिया। ये वाला जैसे ये कंडक्टर था, तो पूरा कंडक्टर था प्लेट भाई, ये वाला भी कंडक्टर था, तो हमने इसी के पैरेलल एक शीट डाल दिया। ये जो है एक थीन शीट है, थीन कंडक्टिंग शीट, थीन कंडक्टिंग शीट है ये डाल दें इक्विवेलेंटली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक शीट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कैपेसिटेंस में। कैसे? देखो ध्यान से, हम लोगों ने पहले किया भी है। एक शीट अगर बीच में डाल दिया जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेटेलिक शीट है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखो भाई, कैपेसिटेंस होता था, मान लो ये भी एयर है, ये भी एयर है, बीच में खाली एक मेटेलिक शीट डाला है, तो इस शीट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कैपेसिटेंस में। क्यों? पहले था कैपेसिटेंस, देखो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, पहले था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब क्या हो जाएगा भाई? शीट डालने के बाद तो याद होगा, शीट डालते हैं या कोई भी स्लैब डालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई K होता है, याद होगा। ये फॉर्मूला होता था जब एक डाइलेक्ट्रिक हम लोग डालते हैं, एक मीडियम डालते हैं बीच में T थिकनेस का, तो ये शीट डाले हैं। शीट डालने का मतलब है T टेंडिंग टू 0, शीट का मतलब होता है वेरी थिन। तो अब बताओ ये शीट डालने से क्या हो जाएगा न्यू कैपेसिटेंस? तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T, और T है टेंडिंग टू 0 और प्लस T बाई K मीन्स ये भी है ऑलमोस्ट 0, तो ये क्या मिल जाएगा भाई? तो मिलेगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वही का वही रह जाएगा, क्योंकि सीडेस जो है वो है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस T बाई K, बट लिमिट T टेंडिंग टू 0। और मेटेलिक शीट डाला है तो K भी इनफाइनाइट है, तो K भी इनफाइनाइट है, T भी ऑलमोस्ट 0 जैसा है, तो ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। ये तो टेंडिंग टू 0 और ये बिल्कुल इनफाइनाइट जैसा हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये तो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट। और ये वाला भी नेग्लिजिबल थिकनेस, थिन शीट का मतलब ये होता है नेग्लिजिबल थिकनेस, तो T इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, इट मीन्स ओवरऑल वैल्यू विल रिमेन एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, सो दिस विल रिमेन कांस्टेंट। सी डैश हमारा वही रहेगा जो हमारा C नॉट होता था। ये क्लियर हुआ? शीट डालने से, मेटेलिक शीट पैरेलल टू द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचेंगे कि यहाँ पे शीट की कहाँ से बात आ गई, तो भाई बात आई है, और बात क्यों आई है अभी थोड़ी देर में क्लियर भी हो जाएगा। फिलहाल है कि इधर एक शीट जो डाला है हमने, इसके इधर का मीडियम अलग है और इसके इधर का मीडियम अलग है भाई, इधर K2 वाला है उधर K1 वाला था।
तो एक शीट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक नोट का पॉइंट आप लिख लो। ये आप नोट का पॉइंट तो लिख ही लो, बेटर रहेगा, लिखो। इंसर्टिंग ए कंडक्टिंग शीट parallel to the capacitor plate. Parallel to the capacitor plate does not change capacitance of a capacitor, चेंज नहीं करता। और वो कैसे, तो हम लोगों ने दिखा दिया कि ये भी एयर है, ये भी एयर है, दोनों तरफ एयर ही था, इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शीट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एक नोट का पॉइंट आप ज़रूर याद रखना, इसका यूज़ करेंगे। मेटेलिक शीट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आप ज़रूर नोट रखेंगे खोपड़ी में भी और अपने रजिस्टर में भी। मेटेलिक शीट पैरेलल टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो, तो फ़र्क नहीं पड़ता तो हम लोग डाल सकते हैं। तो चलो इसको मैं हटाता हूँ भाई, इसको हम लोग हटा लिया जाए। ठीक है भाई, और अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ज़रा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। तो देखो भाई, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये जो शीट के पहले था, ये मेटेलिक शीट के जो पहले वाला है एल लेंथ का, तो मैं एल लेंथ का कर लेता हूँ। ये एक शीट है, ये वाला शीट है, और इधर हमने डाल दिया ये K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम, ये डाल दिया। और ये एरिया तो वही का वही है, एरिया में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर A0 एरिया था तो A0 ही रहेगा। ये मेटेलिक शीट है। अब इसको क्या करें, एक और यहाँ शीट ही है ये, और यहाँ पे हम लोग इसको दूसरा मीडियम डाल दिया K2 वाला, ये भी एक प्लेट ऐसे। ये इक्विवेलेंट है या नहीं, ये इक्विवेलेंट है या नहीं। एक है C1, एक है C2, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, और इसलिए दोनों पार्ट C1 और C2 को सीरीज में समझा जाए। आप सोचेंगे ये ऐसे कैसे हो गया इक्विवेलेंट, तो देखो भाई, सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं, डाउट हो रहा है। तो ये समझो, एक जो सीट डाला हमने, एक सीट डाला, उसके दो पार्ट कर दिए। इस सीट के भी समझो हमने क्या किया, दो पार्ट कर दिया। इस सीट के हमने दो पार्ट कर दिए, दो पार्ट कर दिए। एक शीट था, समझो ऐसे था ये शीट, इसके दो पार्ट कर दिए अलग अलग, क्योंकि इधर वाले देखो, इस शीट के इधर वाले सरफेस पे भी चार्ज डेवलप होगा, उधर वाले सरफेस पे भी चार्ज डेवलप होगा। इस तरह से इसके दो पार्ट हमने कर दिए, सेपरेट कर दिए, और बीच में ऐसे ज्वाइन कर दें तो बात तो एक ही रह गई। सीट के ये कंडक्टिंग शीट था, उसके दो पार्ट, दो सरफेस जो आउटर हैं, समझो कि हम लोगों ने ऐसा दो सीट डाल दिया और बीच में ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये एक ही सीट तो हो गया। जब कनेक्टिंग वायर लगा दिया तो समझो ये एक ही शीट है। हमने एक शीट डाला, समझो उसको भी हाफ हाफ कर दिया, ऐसे उसको कट कर दिया ऐसे, और उसको थोड़ा सेपरेट कर दिया और इलेक्ट्रिकली ज्वाइंट ही रखा, तो बात तो एक ही है। इसको हमने कट करके दो शीट बना दिया, और दो शीट बन करके ये इलेक्ट्रिकली ज्वाइंट है। इधर K1 है, इधर K2 है, और बीच में कुछ नहीं है, कनेक्टिंग वायर है ये। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इधर हमारा L1 लेंथ था, इधर हमारा L लेंथ था, और इधर हमारा कितना लेंथ था भाई, तो ये था D-L, तो ये D-L रहेगा, ये वाला L रहेगा, बीच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब समझो इसको दो कैपेसिटर हमने बना दिया, दोनों अलग अलग हो गए। शीट डाला, शीट का भी हाफ पोर्शन करके अलग अलग कर दिया और दोनों शीट को मिला दिया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट डायग्राम हैं इलेक्ट्रिकली। यही समझने की बात थी। चिराग समझ में आया है? चिराग समझ में आया?
युवराज क्लियर है? ठीक है। चिराग का माइक काम नहीं कर रहा है, वो टेक्स्ट मैसेज से काम चला रहा है। चलो अच्छी बात है। हमने कुछ नहीं किया, ऐसा मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ। बुक में तो सीधा लिखा रहेगा कि दोनों कैपेसिटर अलग अलग निकाल लो और सीरीज में समझ लो। कि मैं बता रहा हूँ कि क्यों सीरीज में समझ लें। तो मैंने सबसे पहला स्टेप बताया कि बीच में एक मेटालिक शीट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, हमने मेटालिक शीट डाल दिया ताकि फिजिकली तुम्हें इधर K1 वाला अलग दिखे, K2 वाला अलग दिखे। अब उस शीट को 2 पोर्शन कर दिया, शीट का 2 पोर्शन कर दिया और वायर से ज्वाइन ही कर दिया, तो इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट है। अब देखो L लेंथ जो है, L लेंथ हमारा K1 मीडियम वाला हो गया और यहाँ पे D माइनस L लेंथ हमारा K2 मीडियम वाला हो गया, और बीच में तो कुछ है ही नहीं, बीच में तो है नहीं, ये तो शीट और शीट ज्वाइन मतलब एक ही शीट, तो इलेक्ट्रिकली देयर इज़ नो डिफरेंस। लेकिन इससे विज़न क्लियर हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ। इससे विज़न क्लियर हो गया, इससे ये हज़म हो गया कि हाँ भाई इसको हम लोग सीरीज में समझ सकते हैं। इधर वाला पोर्शन अलग बन गया C1, इधर वाला पोर्शन जो K2 वाला था C2 बन गया, और बीच में शीट डाल करके 2 पार्ट करके और ज्वाइन करके हम लोगों ने समझ लिया कि ये एक अलग कैपेसिटेंस और इसको अलग समझा जाए, C1 समझा जाए एंड C2 समझा जाए। C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट K1 और एरिया कितना, वही एरिया एप्सिलॉन नॉट K1 एरिया अपॉन D कितना, लेंथ, D है लेंथ L। सेपरेशन जो है वो क्या है, तो ये इसका D L है। तो एप्सिलॉन नॉट K1 A0/L, एप्सिलॉन नॉट समझो A/L हो लिख रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट अकेले नहीं लिख सकते क्योंकि K1 मीडियम रखा हुआ है। C2 क्या हो जाएगा भाई, तो एप्सिलॉन नॉट K2 मीडियम रख दिया। अब प्लेट एरिया रखेंगे, प्लेट एरिया हमारा वही है A0 डिवाइडेड बाई सेपरेशन है D माइनस L, तो सेपरेशन D माइनस L रख दिया, तो C1 मिल गया एंड C2 मिल गया। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, यानी कि CPM क्या लिखेंगे, तो CPM लिखेंगे C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 भी निकल चुका है, C2 भी निकल चुका है, क्योंकि सीरीज में यही होता है। सीरीज में इक्विवेलेंट का यही फॉर्मूला है, क्योंकि सीरीज में हम लोग लिखते हैं 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसा लिखोगे। और इससे हमें मिलेगा देखो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 एलसीएम लोगे, यहाँ पे हम लोग C1 C2 एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा C2 प्लस C1, ये मिलेगा। और ये जब मिलेगा तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, तो C इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो रेसिप्रोकल का मतलब प्रोडक्ट C1 C2 डिवाइडेड बाई सम C1 प्लस C2। तो जब भी रेसिप्रोकल वाला फार्मूला जब काम करता है, जब रेसिप्रोकल वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, चाहे रेसिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस, तो इसमें जो इक्विवेलेंट आता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइडेड बाई सम। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम, C1 का वैल्यू निकाल चुके, C2 का वैल्यू निकाल चुके, वैल्यू रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। अभी सिंबॉलिक किया है इसलिए ये थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन बनेगा, और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 कर रहे हैं। और अगर मान लो ऐसा दिया हुआ रहता A का वैल्यू या L का वैल्यू, तो ये छोटा सा आ जाता वैल्यू, मान लो आ जाता 5, ये वाला आ जाता मान लो 6, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाता हमारा भाई, तो फिर C इक्विवेलेंट हो जाता 5 × 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6, दैट इज हो गया 30 डिवाइडेड बाई 11। तो ये मिल जाता, जो भी रहता माइक्रो फैराड रहता तो माइक्रो फैराड, और फैराड रहेगा तो फैराड। इस तरह से जब भी 2 कैपेसिटर सीरीज में होंगे, रेसिप्रोकल वाला फार्मूला यूज़ होगा, और रेसिप्रोकल वाला फार्मूला का रिजल्ट क्या होता है भाई, तो रेसिप्रोकल वाले में जो इक्विवेलेंट आता है वो होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। शॉर्टकट के लिए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, अदरवाइज तो ये काम करोगे ही, ये तो काम करोगे, बार बार ये थोड़ी ना यूज़ करते हैं, सीधा यूज़ करते हैं। 2 कैपेसिटर अगर हमारा सीरीज में है, यानी रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, या रेसिस्टेंस पैरेलल में है, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होता है। वैसे ही C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। C1 का वैल्यू निकाल चुके, C2 का वैल्यू निकाल चुके, काम हो जाएगा फिनिश। ये तो मैंने ऐसे ही बताया कि अगर वैल्यू 5 होता, अगर वैल्यू 6 होता तो ये होता, लेकिन इसका वैल्यू 50 हो, इसका वैल्यू 60 हो, तो इसके हिसाब से हो जाएगा। कुछ वैल्यू तो होगा, कुछ नहीं, अभी सिंबॉलिक है इसलिए इसको हम लोग नहीं रखेंगे, लेकिन
बता रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू दिया हुआ होता कि 50 माइक्रोफेराड 60 माइक्रोफेराड तो रिजल्टेंट हो जाता इस तरह से, 5 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड तो इस तरह से हो जाता और इतना माइक्रोफेराड मिल जाता। फेराड होता तो फेराड में मिल जाता। मीनिंग तो समझ गया क्या हुआ? जब भी इस तरह से एक मीडियम फिर दूसरा मीडियम और इसके पैरेलल मीडियम चेंज हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों को अलग अलग करके सीरीज में समझ लिया जाए। ये हुआ एक मेथड, इसको लिखना मेथड 1। ये है मेथड 1, इस तरह समझना। अब इसको प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम करो तो मिलेगा, जो भी मिलना होगा मिलेगा, लेकिन दूसरा मेथड ज़्यादा इजी होगा। अभी बता रहा हूँ दूसरा मेथड क्या हो सकता है भाई। तो दूसरा मेथड दिखाता हूँ। चलो दूसरा मेथड देखा जाए। दूसरा मेथड ये होता कि हम लोग क्या करते दूसरे मेथड में, जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है मीडियम डाइलेक्ट्रिक डालने का, वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते। तो वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। मतलब सी डैश क्या होता था याद होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फॉर्मूला तो याद है ना भाई, ये फॉर्मूला तो सबको याद है। चिराग याद है ये फॉर्मूला? बोलो भाई बोलो। अरे ये फॉर्मूला याद है? जब बहुत सारे मल्टीपल स्लैब्स डलते हैं, ये स्लैब डला, ये स्लैब डला, ये स्लैब डला, तो कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया था ना भाई, सेकंड क्लास में ही कैलकुलेट किया था। कैपेसिटर के सेकंड क्लास में ही कैलकुलेट किया था कि बड़े सारे मल्टीपल स्लैब जब होते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे निकालते थे? तो याद होगा फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी। एक स्लैब है तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, मल्टीपल स्लैब होगा तो समेसन अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो एक यहाँ पे स्लैब डाला है हम लोगों ने, मान लो यहाँ पे L थिकनेस का, ठीक है, तो D माइनस इसका लिखेंगे, तो इसका माइनस समेसन टी। तो देखो भाई समेसन टी करेंगे तो यहाँ पे ये है L है और यहाँ पे D माइनस L है, यानी कि टोटल का टोटल है भाई D माइनस जो स्लैब्स डाले हैं उनका सम। तो स्लैब्स डाले हैं एक L का एक D माइनस L का, तो सम किया जाए ये थिकनेस तो वो है D, तो D माइनस D और प्लस T बाई K। तो T बाई K में ये L है, थिकनेस T1 L है, तो L बाई K1 लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे भाई? तो ये है D माइनस L डिवाइडेड बाई K2, ये लिखेंगे। ये बन गया तुम्हारा मेन रिज़ल्ट। अब इसमें से डी डी हो जाएंगे कैंसिल और मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई एल बाई के1 प्लस डी माइनस एल बाई के2। ये तुम्हें आएगा आंसर उस मेथड से भी और इस मेथड से भी। वो लेंदी होगा, ये शॉर्टकट होगा। जब भी हम लोग कुछ स्लैब्स डालते हैं तो फॉर्मूला याद है ना, ये फॉर्मूला तो अप्लाई करते थे। क्यों भुवनेश, याद है? कैपेसिटर का क्लास नंबर 2। तो इसमें तो भाई इतना कैपेसिटर का हम लोग मल्टीपल स्लैब्स डालने से होता था, जो कर लेंगे वो समझेंगे। तो ये सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड था ये। अगर दोनों मेथड से सॉल्व करोगे फाइनल आंसर इतना ही आएगा। ये शॉर्टकट हो गया, थोड़ा पहले से बना रखे, क्योंकि इसके डेरिवेशन पार्ट ऑलरेडी करके हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया हुआ है, तो इसलिए फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करेंगे तो वो स्टेप्स ख़त्म हो जाएंगे, हमें डेरिवेशन नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन इसके पहले वाले मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे भाई? तो पूरा हम लोग इसका सीरीज में निकाल करके दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज होगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये ज़रा ध्यान रखना, ये होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसको ट्राई करो, तो फटाफट ट्राई करो, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से रजिस्टर पे ट्राई कर लो, कैलकुलेट करो कितना आया रेशियो।
3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर है भाई, 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, इक्वल कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, 3 अगर इक्वल कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट कर दें, सी, तो अब जब सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो सीरीज में कनेक्ट करने से कितना आएगा भाई? तो सीरीज में कनेक्ट करने से जो आता है वो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला, अगर 2 होता तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम कर देते, 2 नहीं है 3 है भाई, तो 3 है तो भाई हम लोग निकालें, जब सीरीज में है तो 1 अपॉन सीरीज का इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि तीनों कैपेसिटेंस सेम ही हैं इसलिए ये 3/C है। तो इससे हमें मिल जाएगा कि C इक्विवेलेंट कितना आया, सीरीज में C इक्विवेलेंट कितना आया, तो आया C/3, क्योंकि 1/C इक्विवेलेंट सीरीज में जो इक्विवेलेंट है 1/इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, दैट इज 3/C। तो इसलिए ये C/3 हो गया, 3/C है इसलिए सीरीज में इक्विवेलेंट C/3 हो गया। अब पैरेलल में कह रहा है कनेक्टेड इन सीरीज हैव नेट कैपेसिटेंस C1। अच्छा, तो इसको नेक्स्ट कैपेसिटेंस को ये बोल रहा है C1, मीन्स C1 हमारा C/3 है, C1 बोल रहा है। एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल नेट कैपेसिटेंस इज C2। तो अगर ये पैरेलल में होते, यही तीनों अगर हमारे पैरेलल में होते, तो पैरेलल में होते भाई, तो बोल रहा है कि ये C2 होता, तो पैरेलल में तो C2 है, तो भाई पैरेलल में तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, यानी कि C प्लस C प्लस C, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब तीनों तो C ही थे, तो 3C है ये, तो C2 हमारा 3C है। तो कह रहा है रेशियो C1/C2। तो अब जरा रेशियो ले लें भाई, तो ये रेशियो कौन सा, C1/C2, तो C1 है C/3 और C2 है हमारा 3C। तो ये क्या मिल जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1/9। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रेशियो। इसको से निकाल लेंगे, सिंपल क्वेश्चन। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पे। चलो देखो, इसका आंसर अगर देखना चाहो तो बुक वाले ने, SL अरोरा ने जो आंसर दिया है वो आप देख लो, काम वही है। कैपेसिटेंस सीरीज में जब कनेक्ट किए हम लोगों ने, तो सीरीज में 1/C1 इक्वल टू 1/C प्लस 1 3/C, यानी C1 का वैल्यू मिल गया। और जब सीरीज से हटा के पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो 3C मिल गया, रेशियो निकाला 1/9 मिल गया, काम हो गया ख़त्म, 1/9। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई किया जाए। जल्दी ट्राई करो भाई। तान्या देखो सीरीज है कि पैरेलल है, तरुण देखो भाई, इनका कनेक्शन देखना पड़ेगा। और ये सब एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, ये सब तो जानना ही जानना है। चलो भाई, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बिटवीन पॉइंट A एंड B। A एंड B में निकालना है इक्विवेलेंट, A एंड B, B यहाँ है, तो A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बिटवीन द पॉइंट A एंड B एज शोन इन फिगर A एंड B। ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। मतलब टोटल चार्ज फ्लो कितना होगा अगर हम लोग 100 वोल्ट का सेल लगा दें A और B के बीच में। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, फिर से देखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने हैं। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन 100 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड। तो इधर से कितना चार्ज फ्लो करेगा ये भी हमें निकालना है। अगर सेल लगा दिए अक्रॉस द सर्किट, हमने एक सेल लगा दिया, 100 वोल्ट बैटरी लगा दिया, तो ये कितना चार्ज फ्लो करेगा ये भी कैलकुलेट करने हैं। यही है क्वेश्चन। बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? भुवनेश, क्वेश्चन क्लियर है भाई?
रिया क्लियर है क्वेश्चन? सब ट्राई करने लग गए, कर लो भाई, ट्राई कर लो। देखो क्या करने पड़ेंगे, हिंट तो कम से कम ले ही सकते हो। देखो ये 3 कम से कम सीरीज में नज़र आ रहे हैं। ये जो 3 हैं एंड टू एंड कनेक्टेड विदाउट एनी ब्रांचिंग इन बिटवीन है, एंड टू एंड कनेक्टेड विदाउट एनी ब्रांचिंग इन बिटवीन, सो दीज 3 आर इन सीरीज़। और ये देखो कि अगर इसको P पॉइंट समझते हो, इसको अगर M पॉइंट समझते हैं, तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं, क्योंकि ये दोनों P और M के क्रॉस कनेक्टेड है। ये भी P और M के क्रॉस, क्योंकि ये M है तो ये भी तो M ही है, और ये P है तो ये भी तो P ही है। तो P और M के क्रॉस, P और M के क्रॉस दोनों कनेक्टेड हैं। इट मीन्स ये दोनों जो हैं वो पैरेलल में हैं और ये तीनों हैं सीरीज में हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया जाए। देखो भाई, इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं बना रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A पॉइंट जहाँ है मैं उसको वहीं छोड़ूंगा, और यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है ये 40 माइक्रोफैराड का, उसको भी मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा भाई, 40 माइक्रोफैराड है। और ये पॉइंट जो है वो P पॉइंट है। देखो नंबरिंग कर लेने से, नेमिंग कर लेने से ईजी होता है सर्किट रीड्रॉ करना। इसलिए ये अगर P पॉइंट लिए हैं तो ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है। जहाँ तक कोई दूसरा एलिमेंट ना मिले वो P ही है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट कनेक्टेड है विदाउट एनी रेसिस्टेंस और कैपेसिटर और सेल। तो जब कुछ भी नहीं है तो ये सब एक ही है पॉइंट इलेक्ट्रिकली। सो ये 40 जो है वो A और P के क्रॉस कनेक्टेड है। और ये देखो P और M में 2 हैं, P और M में 2 कैपेसिटर इस तरह से हैं जो कि पैरेलल में हैं, P और M में, ये भी और ये भी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। 10 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रो जो है बस उसी को दिखा रहा हूँ मैं। और इधर जो कनेक्टेड है P से लेकर के B तक, और ये जो B है ना, तो यही ये भी B है और ये भी B है, मतलब M भी तो एक्चुअली B ही है। तो इधर से जो कनेक्टेड है वो है 60 माइक्रोफैराड, एक और 60 माइक्रोफैराड और एक और 60 माइक्रोफैराड। और ये कनेक्टेड किससे है, B से, और B और M दोनों सेम ही हैं। तो यहाँ B है समझो, और ये इस तरह से ये सर्किट है ओवरऑल तो भाई यही सर्किट है। उसी को रीड्रॉ किया हमने, रीड्रॉ किया है। यहाँ पे थोड़ा देखने में पता नहीं लग रहा था सीरीज पैरेलल, तो भाई अलग अलग हमने आइडेंटिफाई करके इसको ऐसे कर दिया। ये थोड़ा सा जो बेंडिंग है स्टेप्स में वो डायरेक्ट कर दिया, तो इससे मैं दिख गया कि ये जो हैं वो तीनों सीरीज में हैं और ये जो हैं वो पैरेलल में हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली काम कर दिया जाए। तो देखो भाई काम कर देता हूँ। अब ज़रा इसको रीड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ A पॉइंट एज इट इज़, और ये कैपेसिटेंस जो हमारा 40 माइक्रोफैराड है, और ये P पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। 60 सीरीज में होंगे तो क्या होगा, 60 तीनों सीरीज में हैं तो क्या होगा। तो 1/C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा यहाँ पे, 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, यानी कि 3/60। 3/60 मतलब 1/20, तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 20, क्योंकि 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 करेंगे 3/60 मीन्स 1/20, तो 1/20 तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया 20। तो यहाँ पे मैं एक दिखा दूंगा 20 माइक्रोफैराड इन तीनों का। जब 3 सीरीज में होंगे भाई ध्यान देना, जब तीनों सीरीज में है 1/C प्लस 1/C प्लस 1/3 करोगे तो 3/C मिलेगा, 1/C इक्विवेलेंट 3/C मिलेगा। तो C इक्विवेलेंट इज C/3। C इक्विवेलेंट क्या हो गया, C/3। C/3 मीन्स 60/3, तो 60/3 हुआ तो 20 मिल गया। जब भी ऐसा होगा सीरीज में इस तरह से है तो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। अगर 2 ही होते तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम कर सकते थे, अभी तो 3 थे इसलिए तीनों का रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज़ किया और ये मिल गया हमें C/3 आया। तो C/3 मीन्स ये 60 मिल करके क्या बन गए, 20 बन गए। ठीक है भाई, और ये मिला हमें B पॉइंट। अब इधर देख रहे हो कि ये 10 और 10 का पैरेलल है, तो 10 और 10 का पैरेलल जो कि P और B के अक्रॉस है, तो 10 और 10 का पैरेलल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो 10 और 10 का पैरेलल हो जाएगा 20। 10 और 10 का तो पैरेलल 20 होता ही है, और M बोलो चाहे B बोलो एक ही पॉइंट है, M और B तो एक ही है भाई,
एक ही है। तो इसलिए यही अपना बी पॉइंट हो गया और इधर हमारा ए पॉइंट हो गया। अब बोलो ये 20 और ये 20 जो इक्विवेलेंट आया है, ये 20 इसका इक्विवेलेंट आया है और इधर वाला 20 इन तीनों का सीरीज में इक्विवेलेंट आया है। अब ये देखो P और M के अक्रॉस या B के अक्रॉस, और ये भी P और M या B के अक्रॉस, तो इसलिए ये दोनों आपस में अब हो जाएंगे पैरेलल में, और पैरेलल में जब होंगे तो ऐड हो जाएगा C1 + C2 यानी कि 20 + 20 40 हो जाएगा। इसलिए अब इक्विवेलेंट जब दिखाओगे तो यहाँ A दिखाएंगे और ये 40 दिखाएंगे और ये भी 40 दिखाएंगे। 40 माइक्रोफेराड ये और ये भी 40 माइक्रोफेराड हुआ। क्यों? 20 20 ये दोनों पैरेलल में है तो 20 20 ऐड होकर के C1 + C2 ऐड होकर के मिल गया हमें 40 और 40, इस तरह से आ गए 40। ये A और P के क्रॉस और P और B के क्रॉस, A और P के क्रॉस और P और B के क्रॉस 40 और 40 माइक्रोफेराड आ गए। और 40 माइक्रोफेराड का इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाएगा? तो 1/40 + 1/40 2/40 मीन्स 20। तो ये CAB जो हमें आया वो आया 40 का मिल जाएगा 20 माइक्रोफेराड, क्योंकि 40 का जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 40 × 40 डिवाइडेड बाई 40 + 40 करोगे तो इस तरह से 80 हो गया और ये 2 और ये 20 आ गया, ओवरऑल 20 वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो भाई 1/C1 + 1/C2 करो, मिल जाएगा। सो फाइनली आंसर कितना आया भाई? तो फाइनली आंसर आ गया हमें 20 माइक्रोफेराड। 20 माइक्रोफेराड इसका इक्विवेलेंट आ गया। इसका मतलब इतना बड़ा नेटवर्क जो है कनेक्टेड, उसके बदले में हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो सेल है ना, ये सेल जो 100 वोल्ट का लगाने वाले थे तुम, वो पूरे ग्रुप के अक्रॉस लगाओ या एक इक्विवेलेंट 20 माइक्रोफेराड के अक्रॉस कनेक्ट करो, बात एक ही है। इसलिए चार्ज ड्रॉन बाय द ग्रुप कितना हो जाएगा? तो चार्ज ड्रॉन अब हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है। तो चार्ज ड्रॉन जो होता है वो C × V, Q = CB। इसलिए चार्ज ड्रॉन क्या होगा? तो ये है C इक्विवेलेंट, ये है C इक्विवेलेंट × V। तो C इक्विवेलेंट था कितना? 20 माइक्रोफेराड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 वोल्ट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो 100 वोल्ट तो 2000 माइक्रोकूलम। 2000 माइक्रोकूलम इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ड्रॉन बाय द सेल, चार्ज ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द सेल। सेल कितना चार्ज सप्लाई करेगा? तो ये Q चार्ज सप्लाई करेगा 2000 माइक्रोकूलम। कुछ समझ में आया? पहले हम लोगों ने सर्किट को रीड्रॉ किया, ये तीनों सीरीज में समझते हुए दिखाया, फिर ये दोनों को पैरेलल में समझ के दिखाया, और ये A पॉइंट है, ये P पॉइंट है, P पॉइंट यहाँ तक है और ये B यहाँ तक है, ये सारा B ही पॉइंट है। तो हम लोगों ने इसके हिसाब से सर्किट को रीड्रॉ कर दिया, बाद में दिखा दिया M और B सब तो एक ही है भाई। तो ये तीनों का इक्विवेलेंट 20, ये दोनों का इक्विवेलेंट 20 पैरेलल में हो गए, तो 20 का पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होकर के 40 और 40 सीरीज में हो गए, और जब 40 सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट आ गया 20। अब जब 20 आ गया तो समझो कि ये पूरा सेल जो हम लोग कनेक्ट करने वाले थे 100 वोल्ट का, ये 100 वोल्ट का सेल समझो अब पूरे ग्रुप के बदले में 20 माइक्रोफेराड के क्रॉस कनेक्ट हो रहा है। तो उससे कितना चार्ज सप्लाई करेगा भाई? ये कितना चार्ज देगा? तो वो C × V, तो ये आ गया 2000 माइक्रोकूलम। क्लियर है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया 20 माइक्रोफेराड और चार्ज जो हमारा सेल सप्लाई करेगा वो है 2000 माइक्रोकूलम। बोलो भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक? भुवनेश बता भाई। यस सर, क्लियर है। पक्का क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे हम लोग, या तो फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ भाई। देखो इसका अगर आंसर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बुक, अगर इसका आंसर हम लोग देखना चाहें तो देखो यहाँ आंसर है, आंसर भी चेक कर लिया जाए। हेयर 3 कैपेसिटर ऑफ 60 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो मैंने दिखा दिया रीड्रॉ कर करके। 3 कैपेसिटर ऑफ 60 सीरीज में है, इसलिए उनका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो उनका इक्विवेलेंट मान लो C1 ले लिया, तो हमने निकाला 20 आया। अब द गिवन अरेंजमेंट नाउ रिड्यूसेस टू दिस, 10 को पैरेलल रखा और ये तीनों का सीरीज यहाँ पे डाल दिया 20।
अब इसने क्या किया, देखो भाई 10 20 का 20 कर दिया, 10 10 का 20 और 20 20 ये सब तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, ये आया 40 40 40 फाइनली आ गया। और इक्विवेलेंट जो निकाल लिया, क्लियरली द 3 कैपेसिटेंस दिस आर इन पैरेलल, और ऐसे करके इक्विवेलेंट जो आया फाइनली 20 माइक्रोफैराड आया। तो बस 20 माइक्रोफैराड सी इक्विवेलेंट आ चुका है। और चार्ज डाउन कितना होगा, तो चार्ज डाउन सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो वो तो 2000 आया ही। बोलो क्लियर है। इसने थोड़ा अलग काम कर दिया। अलग क्या कर दिया कि पहले इन 3 का लिख दिया भाई, तो 3 ये जो दिख रहा है 60 60 का 20 हो गया, तो ये दोनों तो एक ही पॉइंट है, ये दोनों एक ही पॉइंट है, इसलिए 10 और 10 और इसका जो आया है 20, वो तीनों के तीनों हो गए पैरेलल में। तो इससे भी काम कर सकते हैं, तीनों का पैरेलल है तो तीनों ऐड करोगे भाई, तो वो 40 रह गया। और इन तीनों का जब पैरेलल में ऐड करेंगे तो 10 और 10 C1 + C2 + C3 तो 40 मिल गया। तो उधर वाला 40 ये और ये वाला का 40 ये, और 40 40 का जब सीरीज होगा तो 20 मिलेगा ही, तो 20 मिल जाएगा। पहले इसका 40 निकाला और लास्टली 20 मिल गया। देखो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम, 40 40 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम, यहाँ देखा हम लोगों ने सीरीज में है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम, इससे मिल गया। चार्ज सप्लाइड भी मिल जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन ये करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन ये कर लो भाई। Four capacitors are connected as shown in figure. Calculate the equivalent capacitance between point x and y. x और y में हमें निकालना है equivalent capacitance। ये कैसे करेंगे भाई, ट्राई करके तो एक बार देख ही लेना है आपको, होगा कैसे। देखो इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए देखो, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ इसको। तीनों देखो कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में है, चार हैं, चार कैपेसिटर हैं, यहाँ पे 4 कैपेसिटर हैं भाई। तो देखो ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं। ए पॉइंट है, देखो ध्यान से कैसे हम लोग को सॉल्व करना चाहिए, कैसे समझेंगे। पैरेलल में है, दिख तो रहा है सीरीज जैसा, बट पैरेलल में कैसे समझेंगे। तो देखो भाई ये पॉइंट अगर ए है, अगर ये ए पॉइंट है तो ध्यान देना भाई, ये अगर ए है तो ये भी ए है इलेक्ट्रिकली, ये भी ए है और ये भी ए है इलेक्ट्रिकली, ये भी ए है इलेक्ट्रिकली। जहाँ तक ये जाए बिना कैपेसिटर सेल या रेजिस्टेंस नहीं है तो सब इलेक्ट्रिकली एक ही है, 1 कंडक्टर 1 पोटेंशियल। और ये अगर बी है तो ये वाला भी बी है। तो भाई बी वाले पॉइंट्स को भी हम लोग दिखा दें कि ये वाला बी है तो ये भी तो बी है, ये भी बी है और ये भी बी है, ये सब हमारे क्या हैं, बी हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ तक बी है। और ये तो हमारा y है और ये तो हमारा x है और ये वाला अपना a पॉइंट है तो ये भी a है। अब ये देखो ये कैपेसिटर, अब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूँ यहाँ पे तो मैं लिखूँगा कि ये x पॉइंट और ये a पॉइंट दोनों सेम ही है भाई, ये x है चाहे a है सेम ही है, तो ये x बोले या a बोले एक ही बात है। ये 2 माइक्रोफैराड है a और b के अक्रॉस कनेक्टेड, तो 2 माइक्रोफैराड मैं दिखा दूंगा a और b के अक्रॉस कनेक्टेड, 2 माइक्रोफैराड। फिर देखो ये 3 माइक्रोफैराड ये किसके अक्रॉस है भाई, तो ये भी a और b के अक्रॉस है, देखो a और b के अक्रॉस है, तो a और b के अक्रॉस दिखा दूंगा, ये 3 माइक्रोफैराड कनेक्टेड। ये वाला 5 माइक्रोफैराड किधर है, ये भी a और b के अक्रॉस, क्योंकि ये सारे के सारे तो वही हैं, एक ही हैं b पॉइंट, ये पूरा का पूरा ये एक ही है b, और इधर वाला पूरा एक है, तो इसलिए बोलेंगे ये 5 वाला भी a और b के अक्रॉस है, तो 5 वाला भी a और b के अक्रॉस है 5 माइक्रोफैराड, ठीक है भाई। लेकिन ये 10 वाला क्या है, तो b और y के अक्रॉस है, तो ये b और y के अक्रॉस है यहाँ पे
बी और वाई के अक्रॉस है वो क्या है भाई, तो ये 10 माइक्रोफैराड है। तो इस तरह से हमें दिखा कि ये तीनों क्या हैं, वो पैरेलल में हैं और ये वाले का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज में समझा जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करें, तो इनका हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो इनका पहले ये देखो, तीनों क्योंकि पैरेलल में दिख रहे हैं और पैरेलल में क्या होता है, सी पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है, डायरेक्टली मिल जाता है C1 + C2 + C3। तो यहाँ पे जब पैरेलल में निकालेंगे तो 2 + 3 + 5 दैट इज़ कितना, तो 10 माइक्रोफैराड ये मिल जाएंगे। इसलिए इक्विवेलेंटली क्या लिखूँगा, तो इक्विवेलेंटली लिखूँगा यहाँ पे x पॉइंट यानी a पॉइंट, एक ही बात है, x वाला और a वाला एक ही बात है। और यहाँ जो इक्विवेलेंट निकला इन तीनों का वो निकला 10 माइक्रोफैराड। ठीक है भाई, 10 माइक्रोफैराड। उसके बाद क्या है, तो ये B पॉइंट है और एक और है, देख रहे हो 10 माइक्रोफैराड ही है, ये 10 माइक्रोफैराड ही है। और यहाँ पे है ये Y पॉइंट। इसलिए अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि देख रहे हो A से एक कैपेसिटर B को कनेक्टेड है और B से ये कैपेसिटर Y को कनेक्टेड है। तो हमें चाहिए था X और Y के अक्रॉस, क्वेश्चन में था बिटवीन x एंड y निकालने हैं। तो x यहाँ जिसके अक्रॉस निकालने हैं हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो एज इट इज रखने हैं, बाकी को रिड्यूस करने हैं। जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना होता है उसको फिक्स रखते हैं, बाकियों को रिड्यूस करते हैं। तो बाकियों को रिड्यूस कर दिया, देखो इसका एक मिल गया और ये दोनों सीरीज में आ गए। अब ये दोनों जो सीरीज में हैं तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे सीरीज में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 10 है और 10 है, सीरीज में दो ही हैं। तो हमें तो पता ही है कि C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 होता है, मीन्स 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 10 यानी 20। 10 से कैंसिल होगा 22 और ये मिल जाएगा हमें 5 माइक्रोफैराड। 5 माइक्रोफैराड हमें मिल जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा सिर्फ 5 माइक्रोफैराड। जब C और C दोनों ही इक्वल ही हैं, 10 और 10, तो C × C डिवाइडेड बाई C + C, तो C² डिवाइडेड बाई 2C यानी C/2। तो C/2 मीन्स 5 माइक्रोफैराड इसका आंसर आया। तो C इक्विवेलेंट यानी CXY = 5 माइक्रोफैराड आया। क्यों आया, क्योंकि ये दो 10-10 वाले का सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसलिए 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 + 10 हुआ था और ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज़ 5। तो 5 माइक्रोफैराड इस तरह से हमें मिल गया आंसर। बोलो क्लियर है। तो जब भी ऐसा दिखा ये डायरेक्ट कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या समझने हैं, तो इसका मतलब ये समझने हैं, देखो इसका मतलब ये समझने हैं कि ये A पॉइंट है तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, कोई एक A है तो ये पूरा का पूरा A यहाँ तक है, और ये वाला B है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक B ही है, क्योंकि बीच में कोई ज्वाइनिंग था ही नहीं, बीच में कुछ भी नहीं था एलिमेंट। सो ये वाला भी देख रहे हो AB के अक्रॉस, ये वाला भी देख रहे हो AB के अक्रॉस, ये वाला भी देख रहे हो AB के अक्रॉस। तो ये तीनों तो A और B के अक्रॉस है, तीनों A और B के अक्रॉस पैरेलल में हो गए, और जो रिज़ल्ट आएगा वो है B और Y में एक ये 10 वाला। तो इनका रिज़ल्ट, ये तीनों का पैरेलल का रिज़ल्ट इसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा और ये आंसर देगा। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो भाई पहलवान। रिया क्लियर है यहाँ तक? आपका कैपेसिटर फिनिश होगा तो चैप्टर 2 का टेस्ट है, चैप्टर 2 का टेस्ट है, और ये तीनों सब्जेक्ट में होंगे टेस्ट, जिसमें जो टॉपिक दिया जाएगा वो टेस्ट होंगे। फिलहाल ये है, आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो इसी का आंसर भी था, आंसर भी मैंने जानबूझ के ले लिया है ताकि आप मैच भी करते चलो। क्लियरली द फर्स्ट प्लेट ऑफ 2 माइक्रोफैराड, सेकंड प्लेट, ये सब तो चलो समझाया हुआ, वो आप समझते हो। देखो तीनों आ गया पैरेलल। आपको क्या करना है, सर्किट देख के ऐसे लगाना है, इक्विवेलेंट सर्किट। ये आ गया पैरेलल में A और B के क्रॉस, और ये 10। तो इस तरह से हमें फाइनली मिल गया। चलो 10 माइक्रोफैराड आ गया, C डैश इसका आया 10,
इसका आया 10, और इसके बाद इसका भी करना था, वो हमने फ़ोटो नहीं लिया है। तो ये 10 तो इसका आया सिर्फ। टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5 का ये आया है 10। अब ये जो आया रिजल्ट 10, इस 10 के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा और तब आएगा फाइनली 5। वो उधर का हाफ पार्ट नहीं आया फ़ोटो में। चलो अब एक ये क्वेश्चन, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है और खूब पूछे जाते हैं, तो इसको भी ज़रा कर लो, ट्राई करो, एक बार सोचो ज़रा जल्दी से। 2 1 2 1 2 1 2 1, ये है इनफाइनाइट लैडर। इसको हम लोग इनफाइनाइट लैडर बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2। चलो इस क्वेश्चन को याद रखना, मैं इसको दिखाता हूँ क्योंकि हमें चाहिए होगा स्पेस। स्पेस यहाँ पे तो मिल नहीं रहा, तो मैं चलता हूँ भाई, याद रखेंगे कि क्या था, 1 था, 2 था, और इस तरह से इनफाइनाइट चल रहे थे, डॉट 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 डॉट। इसको इनफाइनाइट लैडर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं इनफाइनाइट लैडर पे। देखो ऐसे था, इधर 1 माइक्रोफैराड, इधर 2 माइक्रोफैराड। टॉपिक दे दो इनफाइनाइट लैडर। टॉपिक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है, इनफाइनाइट लैडर इसको बोलते हैं। टॉपिक क्या है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, समझो ऐसे आता है। फिर आया इधर 2 माइक्रोफैराड, इधर आएगा 1 माइक्रोफैराड, फिर 2 माइक्रोफैराड, तो इधर आएगा 1 माइक्रोफैराड, फिर 2 माइक्रोफैराड, तो इधर आएगा 1 माइक्रोफैराड, एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, तो है ये 1 माइक्रोफैराड। जल्दी से लिखो 2 माइक्रोफैराड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्कूल वाले खूब पूछते हैं भाई, 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, इस तरह से है। ये सब एक हैं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड CAB, CAB, A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये पूरे इनफाइनाइट जो लैडर हैं, इसको इनफाइनाइट लैडर बोल रहे हैं। लैडर ऐसा ही तो होता है, लैडर तो ऐसा ही होता है भाई, ऐसे होता है। इसी को लैडर बोलते हैं, स्नैक्स एंड लैडर, लूडो में देखते हो। लैडर है ये, चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे इस पर। ठीक है भाई, तो ये लैडर की तरह है क्योंकि रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है। देखो इधर से अगर देखें तो 1 है, लेफ्ट में 2 है, इधर जाएंगे 1 मिलेगा, फिर लेफ्ट में 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, लेफ्ट में 2, सामने 1, फिर लेफ्ट में 2, सामने 1, लेफ्ट में 2, सामने 1, लेफ्ट में 2, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, चलता ही जाएगा। तो इसलिए इसका नाम रखा गया इनफाइनाइट लैडर। क्लियर है? अब इनफाइनाइट लैडर के टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे भाई? तो देखो इसमें क्या करना होता है, वर्किंग रूल समझो। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक काम करते हैं हम लोग कि सबसे पहले एक यूनिट ढूंढते हैं जो कि रिपीट होता है। सब लोग ध्यान से देखो, ऐसा हम लोग एक यूनिट ढूंढें, एक यूनिट निकालें जिस तरह का यूनिट ही बार बार आ रहा है। बार बार एक यूनिट वैसा आइडेंटिफाई करो जो कि बार बार इससे अटैच हो रहा है और ये इनफाइनाइट लैडर बना हुआ है। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ से देखें, ये आई बनाया मैंने, यहाँ से देखें तो जैसा ये लैडर दिख रहा है वैसा ही लैडर A और B के क्रॉस जैसा लैडर दिख रहा है। क्या वैसा ही लैडर इसके अक्रॉस दिख रहा है? क्या वैसा ही लैडर इसके अक्रॉस दिख रहा है? क्या वैसा ही लैडर इसके अक्रॉस दिख रहा है? मीन्स A B P Q M N R S, A और B के अक्रॉस जैसा दिख रहा है वैसा ही किसके अक्रॉस हमें दिख रहा है? P और Q के अक्रॉस दिख रहा है। P और Q के आगे का देखें तो क्या वैसा ही है स्ट्रक्चर जैसा A और B के आगे देख रहे हैं? A और B के आगे देख रहे हैं जैसा स्ट्रक्चर है, क्या वैसा ही P और Q के अक्रॉस स्ट्रक्चर है? क्या वैसा ही M और N से देखें तो वैसा ही स्ट्रक्चर है? या R और S से देखें तो वैसा ही स्ट्रक्चर है? या
U एंड T के अक्रॉस देखें तो वैसा ही स्ट्रक्चर है। किसके अक्रॉस? ये 4 ऑप्शन है, समझ लो। तो बताओ भाई, जिस तरह का अरेंजमेंट दिख रहा है इनफाइनाइट लैडर का A और B के अक्रॉस, वैसा ही अरेंजमेंट किसके अक्रॉस मिलेगा? P और Q के अक्रॉस देखें तो वैसा ही नज़ारा है, M और N के अक्रॉस वैसा ही नज़ारा है, या R और S के अक्रॉस वही नज़ारा है, या U और T के अक्रॉस वही नज़ारा है? बोलो भाई। ये R और S मतलब थोड़ा सा यहाँ समझ लेना, ये जहाँ पे कनेक्टेड है इससे इधर है ये R और S, और ये U और T इधर है। बताओ भाई, R और S को थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना रहे। समझो यहाँ पे है R और S, बोलो भाई कैसा? अच्छा चलो, कुछ लोग परेशान हो गए लगता है कि और सर करवा क्या रहे हैं। मैं एक इस इनफाइनाइट लैडर में से ऐसा यूनिट निकालना चाहता हूँ जिसका रिपीटिशन होता हो। क्यों निकाल रहे हो थोड़ी देर में पता हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे हम लोग समझें कि कौन रिपीट हो रहा है। तो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, जिस तरह का नज़ारा यहाँ से दिख रहा है A और B के अक्रॉस, क्या दिख रहा है नज़ारा? सबसे पहले सामने 1, फिर आगे बढ़ेंगे तो लेफ़्ट 2, फिर सामने 1 लेफ़्ट 2, सामने 1 लेफ़्ट 2, सामने 1 लेफ़्ट 2। सबसे पहले दिखना चाहिए सामने 1, सामने वाला 1, तब लेफ़्ट में 2। क्या P और Q से भी आगे बढ़ेंगे तो क्या पहले हमें सामने मिलेगा और फिर लेफ़्ट में मिलेगा? क्या ऐसा नज़ारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। M और N के अक्रॉस अगर देखें तो क्या पहले सामने, जैसे A और B के पहले सामने वाला मिला फिर लेफ़्ट में, सामने वाला लेफ़्ट में, तो क्या M और N के अक्रॉस पहले सामने वाला मिला फिर लेफ़्ट में? नहीं भाई, यहाँ तो पहले लेफ़्ट में मिल गया बाद में सामने वाला। R और S के अक्रॉस क्या पहले सामने में मिल रहा है फिर लेफ़्ट में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो R और S वाला ही करेक्ट आंसर होगा। मतलब यहाँ से वही नज़ारा है। अगर यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी I लगाएं तो वही नज़ारा मिलेगा, यहाँ पे भी सेम नज़ारा मिलेगा जैसा नज़ारा यहाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ से नज़ारा? इनफाइनाइट लैडर है भैया। पहले 1 लेफ़्ट में 2, सामने 1 लेफ़्ट में 2। यहाँ से भी तो वही हाल है, सामने 1 लेफ़्ट में 2, सामने 1 लेफ़्ट में 2। कितनी बार? बहुत बार, बहुत 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 बार। यहाँ से सामने 1 लेफ़्ट में 2 कितनी बार? बहुत 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 बार। ये बोलेगा करोड़ बार मिल रहा है। यहाँ से बोलेगा सामने 1 लेफ़्ट में 2, सामने 1 लेफ़्ट में 2 कितनी बार? तो करोड़ माइनस 1 बार। लेकिन ये इनफाइनाइट है, ये फिक्स तो है नहीं कि करोड़ हो गया करोड़ माइनस 1 कर ले। एक यूनिट ये रिपीट हो रहा है, ये यूनिट रिपीट हो रहा है। ऐसा ही कंडीशन फिर यहाँ आया, वैसा ही कंडीशन देखो यहाँ भी आएगा। पहले सामने 1 फिर लेफ़्ट में 2, तो ये है रिपीट होने वाला काम। फिर यहाँ से देखो, फिर यहाँ से ये वाला रिपीट हो गया। फिर यहाँ से देखोगे, फिर यहाँ पे वो पॉइंट मिले, फिर ये रिपीट होगा। ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये वाला रिपीट हो रहा है भाई। तो रिपीट होने का फ़ायदा क्या? अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि फ़ायदा क्या। फ़िलहाल ये है कि हम लोग इसको अब सॉल्व किया जाए। तो चलो सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। चलो देखो, अगर इस इनफाइनाइट लैडर में से एक यूनिट को निकाल दिए जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब CAB विल बी इक्वल टू CRS। R और S के अक्रॉस भी वही नज़ारा, वही नेटवर्क है जो A और B के अक्रॉस है, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं CRS। और वो मान लो C0 है और वही हमें निकालने हैं। हमें CAB निकालना है। पूरे नेटवर्क का जो भी है इनफाइनाइट लैडर है, उसके बदले में क्या? एक वैल्यू। क्या? पूरे इनफाइनाइट लैडर के बदले मान लो यहाँ पे एक सेल लगाते हों, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये सेल हमने जो A और B के अक्रॉस लगाए हैं, ध्यान से समझना, इस इनफाइनाइट लैडर का इक्विवेलेंट का मतलब है कि उस इनफाइनाइट लैडर को हटाओ और एक हम लोग C इक्विवेलेंट डाल दें। तो वो C इक्विवेलेंट जो C0 है वो कितना होगा? इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इनफाइनाइट लैडर के बदले में एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना
होगा। मान लो वो C0 है तो C0 निकालना है, यही हमें C0 चाहिए। A और B के अक्रॉस का पूरे लैडर के बदले में 1 चाहिए, वो C0 कितना होगा ये चाहिए। क्वेश्चन तो क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? क्वेश्चन क्लियर है? मतलब निकालना क्या है वो क्लियर है? भुवनेश बताओ भाई। यस सर। चिराग क्लियर है? ऐसा क्लियर है कि क्या निकालना है, कैसे निकालना है वो अलग की बात है, क्या निकालना है ये क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो ज़रा समझो। मैंने एक यूनिट निकालने से कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि CAB निकालना था तो वही CRS हो गया, ये तो समझ में आया, और वही C0 है जो हमें निकालने हैं। मतलब हमें C0 निकालने हैं भाई, और वही हमारा CAB है और वही हमारा CRS भी है। यही चीज़ को हज़म करने की पहले ज़रूरत है, पहले इसको हज़म किया जाए। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, उससे आप आराम से इसको समझ लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। क्या एग्ज़ाम्पल है ये कि इनफाइनाइट लैडर में से एक स्टेप निकाल लेने से वो लैडर का लेंथ कम नहीं हो जाएगा, या उस नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट नहीं हो जाएगी, इजी नहीं हो जाएगी। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि एक यमराज हैं, रमेश सुरेश खूब 5 स्टार खाते हैं, पूरी ज़िंदगी 5 स्टार ही खाते रहते हैं। यमराज जी एक दिन आए, बोले रमेश तुम्हारा टाइम हो गया। रमेश ने बोला किस चीज़ का? बोले वो ऊपर जाने का टाइम आ गया भाई यमराज। तो उसको समझ में नहीं आया। यमराज ने बोला ये देख रहे हो लैडर ऊपर जा रहा है, इस पे चढ़ जाओ, चढ़ते जाओ। तो रमेश ने देखा ये लैडर, अच्छा इतना बड़ा है भाई लैडर तो दिख ही नहीं रहा उसका दूसरा एंड, ये तो बहुत बड़ा है। आप बोल रहे हो चलते जाएं तो बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तो यमराज जी ने बोला भाई अच्छा बहुत डर लग रहा है, कोई बात नहीं है, इतने सारे स्टेप्स हैं, चलो एक डंडा जो स्टेप्स पे पैर रख के निकलते हो जाते हो, एक स्टेप चलो निकाल देता हूँ। एक कट मारा उन्होंने, एक कट मारा यहाँ से, चल भाई अब तो लैडर छोटा हो गया, अब तो चढ़ जा। तो क्या रमेश का डर कम हो जाएगा? क्या रमेश जो देख रहा था वो नज़ारा बदल जाएगा कि ये इनफाइनाइट स्टेप में से एक स्टेप निकाल लिए तो क्या हुआ? उतना ही डर लगेगा कि नहीं लगेगा? वही लगेगा कि नहीं भुवनेश बोलो? डर वही है कि नहीं? कॉम्प्लेक्सिटी वही है कि नहीं? इनफाइनाइट में से एक स्टेप निकल जाए तो बोलो वही है। चलो एक और एग्जांपल बता देता हूँ। एक मामा थे और एक भांजा और सिस्टर उसकी। भांजे को गोद में उठा लिया मामा, 5 किलो का था, उठा लिया, चलो भाई चलते जाओ। तो पैदल जा रहा था, आगे जाके मामा जी थक गए। मामा जी ने बोला बहुत भारी लग रहा है तो सिस्टर ने बोला नहीं ले चलो। मामा ने बोला कि नहीं भारी लग रहा है। तो सिस्टर ने बोला देखो वहाँ पे आगे एक सैलून का दुकान है, सैलून में चलते हैं, उसके बाल कटवा देते हैं भांजे की, तब तो हल्का हो जाएगा, तब लेके चलना। तो क्या बच्चा जो है वो 5-10 किलो का जो था, उसके हेयर कट करने से क्या वो हल्का हो जाएगा? क्या मामा को आसान हो जाएगा ले जाना? अब बोलो भाई, आसान हो जाएगा कि उतना ही मुश्किल रहेगा? बोलो रिया, अरे बोलो भाई। भुवनेश क्या इजी हो जाएगा? क्या किसी इंसान का वेट अगर 60 kg है तो हेयर कट करा के आ जाएगा तो क्या कम हो जाएगा वेट? नहीं होगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, इनफाइनाइट लैडर है भाई। अब इनफाइनाइट लैडर में से एक आध स्टेप निकाल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये इनफाइनाइट लैडर का रिप्लेसमेंट 2 माइक्रोफेराड का है, ये पूरे के बदले में 2 माइक्रोफेराड, तो यहाँ ए और बी के अक्रॉस जो ये इनफाइनाइट लैडर है वो 2 माइक्रोफेराड है, तो आर और एस के अक्रॉस भी ये जो लैडर है वो 2 माइक्रोफेराड ही है।
जितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ये है आर और एस के अक्रॉस, उतना ही तो ए और बी के अक्रॉस है। तो ए और बी के अक्रॉस जो तुम्हें निकालना है वही हमारा आर और एस के अक्रॉस है और वही हमारा सी नॉट है, समझो यही हमें निकालना है। बोलो क्लियर है लॉजिक? क्योंकि इनफाइनाइट तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, तुम कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो इसका लॉजिक यही है कि एक यूनिट निकाल लो, नज़ारा वैसा ही रह जाएगा और इक्विवेलेंट भी वैसा ही रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट लैडर का सी इक्विवेलेंट हमारा आया है सी नॉट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड, तो एक स्टेप हटा देने से भी अलग नहीं हो जाएगा, 2 माइक्रोफेराड ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, एक स्टेप को हटाने हैं। तो देखो अब इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ए है, बी है, ठीक है, ए है, बी है, एक यूनिट हटा दिया तो यहाँ से ये आर और एस भी बन गया। ए और बी बोलें और या तो फिर आर और एस बोले, एक ही बात है। क्या है भाई? तो सामने एक पहले 1 माइक्रोफेराड है, लेफ्ट में फिर 2 माइक्रोफेराड है। यही तो होता है, यही होता है, 2 माइक्रोफेराड है। मतलब अभी ऐसे समझे हम लोग इसको, ए था, बी था, ध्यान देना 1 माइक्रोफेराड था, ए और बी था 1 माइक्रोफेराड था और फिर 2 माइक्रोफेराड था और इसके बाद था आर और था यहाँ पे एस और इसके बाद फिर से वैसे ही रिपीट होगा। तो एक यूनिट को रख लेने हैं, एक यूनिट मैं रखता हूँ। ए और बी के अक्रॉस जो हमारा सी ए बी है वो सी नॉट है जो हमें निकालना है। तो आर और एस के आगे जो ये नेटवर्क है वो भी सी नॉट है। ए और बी के आगे का सी नॉट है इक्विवेलेंट, तो आर और एस के आगे भी सी नॉट है इक्विवेलेंट, इसलिए मैं आर और एस के आगे रख दूंगा इसके बदले में इक्विवेलेंट कितना भाई? तो ये है सी नॉट और यही सी नॉट हमें निकालने हैं, समझो। तो ये भी है सी नॉट, इसके अक्रॉस भी है सी नॉट और इसके अक्रॉस भी है सी नॉट। तो मैंने एक यूनिट को रिटेन कर लिया, एक यूनिट को रिटेन करके और बाकी के यूनिट्स के बदले में सी नॉट ही रख दिया। बाकी के यूनिट का भी तो वही होगा, एक को हटा देने से क्या होगा, वो तो वही रहने हैं, सी नॉट ही रहने हैं, इसलिए ये सी नॉट रह गया, ये सी नॉट रिप्लेस कर दिया। इन सबको हटा दिया हम लोगों ने, ये सब हमने हटा दिया और रह गया सिर्फ आगे का रिप्लेसमेंट सी नॉट। और ये जानते हुए कि हमारा सी ए बी ये जो है ना, ये भी हमारा वही है, ये भी क्या है भाई? तो सी नॉट ही है। तो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद देखो सर्किट सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसके बाद का सर्किट सॉल्व किया जाए तो अब क्या लिखूँ मैं भाई? तो देखो यहाँ तक ये इक्विवेलेंट हो गया, सबको हटाया, सी नॉट लिखा, एक यूनिट रखा है, एक यूनिट के हटाने के बाद भी सी नॉट ही है और यहाँ से भी सी नॉट ही है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं, देखो ए है, बी है, 1 माइक्रोफेराड है और ये है सी नॉट और 2, सी नॉट और 2 सीरीज में समझा जाएगा, सी नॉट और 2 सीरीज में समझा जाएगा। तो सी नॉट और 2 का सीरीज में क्या हो जाएगा भाई इक्विवेलेंट? सी नॉट और 2 का क्या हो जाएगा? तो सी नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाई सी नॉट प्लस 2, क्योंकि सीरीज में यही होता है भाई, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सब होता ही है। तो सी नॉट और 2 का हमने लिख दिया सी नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाई सी नॉट प्लस 2 और ये हमारा 1 है। अब ये ए और बी के अक्रॉस हमें पता है कि सी नॉट ही होने हैं, तो अब ए और बी के अक्रॉस निकालेंगे। अब देखो ए और बी के अक्रॉस मैं निकाल रहा हूँ, सी ए बी इज इक्वल टू जो सी नॉट है, सी ए बी जो निकाल रहा हूँ जो कि सी नॉट ही होगा, ए और बी के अक्रॉस सी नॉट ही होगा। और वो कितना होगा भाई? तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ए और बी के अक्रॉस ये भी है, ये भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड होते हैं। तो इसलिए ये जो सी ए बी आया, यहाँ पे मैं एक स्टेप छोड़ देता हूँ अभी। सी ए बी जो है वो क्या है? तो ये 1 माइक्रोफेराड और प्लस 2 सी नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी नॉट है, 2 सी नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी नॉट है और ये 1 है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं। ये वाला जो है वो क्या है? पैरेलल में हैं, दोनों ये पैरेलल में हैं, इसलिए पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड होता है, तो डायरेक्ट ऐड हो गया। और अब ये स्टेप लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? तो अब इसमें देखो, इस स्टेप पे मैं लिखने जा रहा हूँ थोड़ा छोटा करके,
चलो अब देखो, ये सी ए बी ही तो अपना सी नॉट है, सी ए बी ही तो सी नॉट है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे दिस सी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सी नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी नॉट। अब ये सी नॉट हम लोग सॉल्व करके ला सकते हैं। कैसे? अब देखो, तो सी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 प्लस सी नॉट का, और ये हो गया 2 प्लस सी नॉट प्लस 2 सी नॉट, ये मिल गया। अब यहाँ से देखो सी नॉट इज़ इक्वल टू, ये हो गया 2 प्लस सी नॉट प्लस 2 सी नॉट, यानी 2 प्लस 3 सी नॉट, 2 प्लस 3 सी नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी नॉट। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सी नॉट का वैल्यू सॉल्व कर देंगे, काम हो जाएगा, फिनिश। तो देखो भाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 सी नॉट प्लस सी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3 सी नॉट, ये है ऊपर न्यूमरेटर में 2 प्लस 3 सी नॉट, और इससे हमें मिल गया देखो सी नॉट का स्क्वायर प्लस 2 सी नॉट और माइनस यहाँ पे 3 सी नॉट, यानी कि माइनस सी नॉट और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ से हम लोग सी नॉट का वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए है 1 और सी है माइनस 2, तो माइनस माइनस 2 हो गया, 4 इंटू 2 दैट इज ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 2a, a का वैल्यू है 1, इसलिए ये वैल्यू हो गया, तुम्हें पता ही है भाई, ये सब कैलकुलेट करते हो, माइनस बी प्लस माइनस, तो 1 प्लस माइनस ये 9 है, अंडर रूट 9 है मतलब 3 है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसलिए सी इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल गया तुम्हें 4 डिवाइडेड बाई 2 मिल गया, और माइनस 2 माइनस 1, तो कैपेसिटेंस कभी निगेटिव तो होता नहीं है, इसलिए वैल्यू आ गया सी नॉट का 2 माइक्रोफैराड। माइक्रो तो हर जगह चल ही रहा था, माइक्रो में ही दिया हुआ था, इसलिए 2 माइक्रोफैराड। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो ये है आंसर। करना क्या होता है, देखो इनफाइनाइट लैडर जब भी आए एक यूनिट निकालो जो रिपीट हो रहा है। तो कैसे देखेंगे, तो पहले फ्रंट में दिख रहा है तो वैसा ढूंढो जहाँ पहले फ्रंट में दिखे, फ्रंट फिर लेफ्ट है तो यहाँ से दिख रहा है भाई फ्रंट फिर लेफ्ट, तो यहाँ के बाद को रिप्लेस कर देंगे सी नॉट से, क्योंकि इसके क्रॉस भी सी नॉट था तो इसके आगे भी सी नॉट, एक यूनिट रख लिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे भाई, सॉल्व कर देंगे, एक यूनिट रख लिया हमने और आगे को सी नॉट से रिप्लेस कर दिया। अब ये 2 और सी नॉट हमारा सीरीज में थे तो उसका फॉर्मूला, और ये 1 है पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में थे और ये है 1 इसके पैरेलल में। तो अब ये जब पैरेलल में है तो इसका मिल गया हमें, दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 2 सी नॉट बाई 2 प्लस सी नॉट, दिस इज इक्वल टू सी ए बी, और सी ए बी क्या होता है, सी नॉट ही होता है, सी ए बी क्या है, सी नॉट ही है। तो इसके बाद क्वाड्रेटिक आएगा और क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर दोगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसको हम लोग ले लेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर ना हुआ हो तो यही हो जाएगा इसका आंसर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? भुवनेश बोलो भाई, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? सर जो सी नॉट है वो पूरे का रिजल्टेंट है, इक्विवेलेंट है या फिर एक यूनिट है? सी नॉट पूरा है, पूरा के बदले में सी नॉट, वही तो निकालना है। तो मैंने बोला एक यूनिट हटा दो तब भी तो वो सी नॉट ही रहेगा। अगर मान लो तुम्हें जेई के लिए जितना मुश्किल लग रहा है, अगर तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक अगर निकाल लूँ मैं कि चलो भाई कैपेसिटेंस का चार्जिंग को हटा देते हैं सिलेबस से, तो क्या हल्का हो जाएगा सिलेबस तुम्हारे लिए? नहीं होगा। जहाँ पे 100 कॉन्सेप्ट है वहाँ पे छोटा सा 0.25 हटाने से कुछ नहीं होता। वैसे ये पूरा नेटवर्क है, इनफाइनाइट लैडर है भाई, इनफाइनाइट लैडर में से एक हटा लेने से वो लैडर का कुछ भी कम नहीं होगा, ना डर कम होगा ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसलिए पूरे का सी नॉट है जो निकालना है, ए और बी के क्रॉस सी नॉट है जो निकालना है, तो भाई आर और एस के क्रॉस भी सी नॉट ही है जो हमें निकालने हैं। तो इसलिए एक यूनिट को रिटेन कर लो और बाकियों को रिप्लेस कर दो। एक यूनिट रख लिया और बाकियों को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ए और बी के आगे का पूरे के बदले में सी नॉट समझते हैं हम लोग जो निकालना है, तो इसके आगे भी सी नॉट ही समझने पड़ेंगे। क्या हो गया, अगर करोड़ स्टेप्स थे इस ए और बी के क्रॉस तो करोड़ -1 हो गए हैं, और करोड़ भी फिक्स थोड़ी है, करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ है। तो इसलिए इनफाइनाइट लैडर में से एक यूनिट हटा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसके आगे भी आर और एस के आगे भी सी नॉट ही है। तो आर और एस के आगे हमने सी नॉट रख दिया और इसके क्रॉस भी सी नॉट ही है। तो
अब ये इसके आगे का सी नॉट रख दिया और ये सी नॉट है, अब कैलकुलेशन कर दो। तो इसका कैलकुलेशन किया, अभी खाली ए और बी के अक्रॉस निकालें जो कि सी नॉट समझेंगे। तो ए और बी के अक्रॉस निकाले तो इन दोनों का सीरीज समझा गया और फिर इन दोनों का पैरेलल समझा गया। तो सी ए बी हमें मिल गया फाइनली। तो सी ए बी जो मिला है वो सी ए बी यानी ए और बी के अक्रॉस पूरे का। तो पूरे का क्या होगा, एक यूनिट बढ़ा दिए, समझो आगे का सी नॉट था उसमें एक यूनिट बढ़ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी तो सी नॉट ही है। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, सी नॉट ही लिखा और ये एक मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर सॉल्व हो गया। बोलो। हमने एक यूनिट रिटेन करके आगे को रिप्लेस कर दिया सी नॉट से और उसके बाद सॉल्व कर दिया, ए और बी के क्रॉस निकाल लिया और ए और बी के क्रॉस जो निकला वो भी हमारा सी नॉट ही था। तो इसलिए उसको सी नॉट रखा, क्वाड्रेटिक मिल गया और ये सॉल्व हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैं तुम्हें दिखा दूँ कि उसका आंसर क्या था। तो हम लोग का अभी 2 माइक्रोफैराड आया है, ये था लैडर, इनफाइनाइट लैडर। इसका सोल्यूशन देखो क्या लिखा है, लेट सी बी द सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क। सी नॉट के बदले में सी अगर इक्विवेलेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ 2 कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, द एडिशन ऑफ सच 1 मोर यूनिट विल नॉट इफेक्ट। तो समझो कि एक ऐड कर दिया, ये एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझो ये कि ये हमारा देखो इसके आगे सी रख दिया सी नॉट और ये 1 2 रख लिया, वही काम है। इसके आगे का एक यूनिट रिटेन कर लिया और आगे को हमने सी से रिप्लेस कर लिया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई, तो 1 प्लस ये वाला हो गया और फाइनली हमें क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक हो गया 2 और एक हो गया -1। देखो ये यही क्वाड्रेटिक है, सी नॉट स्क्वायर माइनस टी नॉट माइनस 2। ऐसे करके सॉल्व किया तो 2 माइक्रोफैराड आया और -1। एज द कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर इज 2 माइक्रोफैराड। क्लियर है यहाँ तक?